हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका है यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग पे। जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम लोग कंटिन्यू आरपीएफ जो कांस्टेबल है उनके क्वेश्चनों को हम लोग पीवाईक्यू के रूप में देख रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है या आज का हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 22/1/2019 में जो आपका थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके 50 क्वेश्चनों की क्या है श्रृंखला है। तो चलिए देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कौन सा, बांग्लादेश। तो ध्यान रखेंगे कि बांग्लादेश से भारत की कितनी, तो 4096.6 किलोमीटर ये लंबी सीमा लगती है। कितनी, 4096.6 किलोमीटर सीमा लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल से अगर बात करते हैं तो नेपाल से सीमा लगती है 1751 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। ठीक है, और भूटान की अगर बात करें तो भूटान देखो, भूटान से लगभग देखा जाए तो 699 कितना, तो 699 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। कितनी, 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। तो यानी हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो कुल स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो ये है कितनी, तो 15,106.6 किलोमीटर। लेकिन अगर ऑप्शन में ये ना हो तो आप दूसरा ऑप्शन एक लगा सकते हैं 15,200 किलोमीटर। कितना, दूसरा लगा सकते हैं 15,200 किलोमीटर, ये ऑप्शन आप लगा सकते हैं। ठीक है, जबकि यहीं पे देख लेते हैं भारत की जलीय सीमा, भारत की कुल जलीय सीमा की अगर बात करते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, तो 7516 लगभग 6 किलोमीटर इसका भी है। ठीक है, इतना है कुल 9 राज्यों के बीच में। कुल कितने राज्यों के बीच में हो जाएगा, कुल 9 राज्यों के बीच में, क्योंकि भारत में कुल कितनी जलीय सीमा लगाने वाले राज्य हैं, तो उनकी संख्या 9 है। ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, 9 है। उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश भी हमारे 2 हैं, जैसे लक्षद्वीप हो गया, उधर अंडमान एंड निकोबार हो गया, पुदुचेरी, उनकी भी सीमा लगती है, तो उनकी कुल मिला के 7516 हो जाती है। ठीक है, लेकिन मुख्य भूमि से अगर कह देगा, मुख्य भूमि की जलीय सीमा, तो वो हो जाएगी कितनी, 6100 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये पहला क्वेश्चन हो गया। आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था, तिरुनेलवेली, मदुरई, कपादपुरम या दक्षिण मदुरई। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर 3 है ना, कपादपुरम। क्या है, कपादपुरम। क्या हो जाएगा, कपादपुरम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कपादपुरम हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा तमिल साहित्य जो है ना, इसकी 2 बैठकें होती हैं। कितनी होती हैं, 2 बैठकें होती हैं। ठीक है, 2 बैठकें होती हैं। एक हो गई कहाँ से, कपादपुरम। ठीक है, दूसरा मदुरई में होगा। ठीक है, तो इस कपादपुरम यानी कि सेकंड बैठक में क्या हुआ था, इसमें ठीक है, इस संगम में ठीक है, तमिल व्याकरण बुक तोल्कापियर है। ठीक है, तोल्कापियम लिखा गया था, तो तोल्कापियम, ध्यान रखना, तोल्कापियम। ठीक है, तोल्कापियम किसने लिखा, तोल्कापियरे ने लिखा था। ठीक है, तो ये तमिल का व्याकरण की बुक है। ठीक है, जो सेकंड बैठक में ये
लिखी गई थी। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला है कि पौधे में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है। यानी पौधों में जो तने हैं, जो जड़ हैं, उनका आकार जो है वो किस ऊतक के कारण बढ़ता है, तो वो बढ़ता है किसका, शीरस्थ विवियोजक। ठीक है, शीरस्थ विवियोजक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा बढ़ता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा बहुत अगर हम बात यहाँ करें, देखिएगा कि पौधों में जल जाइलम के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है ना, और पौधों में अगर बात करते हैं, जो भोजन है या फिर खनिज है, ये किसके माध्यम से पहुंचता है, तो फ्लोएम से, फ्लोएम के माध्यम से पहुंचता है। अगला देखिएगा, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है। क्राइस्ट द रिडीमर इंग्लैंड में, पुर्तगाल में, अमेरिका में, ब्राज़ील में। तो ये कहाँ पे है, ये है ब्राज़ील में। कहाँ पे है ये, ब्राज़ील में है। ठीक, कौन सी, क्राइस्ट द रिडीमर। क्या है, क्राइस्ट द रिडीमर, ये यहाँ पे है। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी देखो लिस्बन है। क्या है, लिस्बन है। इंग्लैंड की तो लंदन हो गई, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया हो गई, ब्राज़ीलिया हो गई, इसका तो वाशिंगटन हो गया, वाशिंगटन हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी एक प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, जो कि फ्रांस द्वारा इसे गिफ्ट में मिला था अमेरिका को। ठीक है ना, स्वतंत्रता का प्रतीक। देखो, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है कहलाते हैं। क्या कहलाएगा, अवसंरचना, उत्पादन के 3 प्रकार, उत्पादन के घटक, उत्पादन की प्रक्रिया। क्या कहेंगे इसे, बताओ। तो इसे उत्पादन के घटक, भाई उत्पादन के जो कंपोनेंट हैं, जो घटक हैं, वो कैसे होंगे, भूमि हो, श्रम हो, भौतिक पूंजी हो, न पैसे हो, मानव पूंजी हो, तब तो हो पाएगा, तब तो उत्पादन हो पाएगा। तो ये उत्पादन के क्या है, घटक हैं। ठीक है, उत्पादन के ये घटक हैं। अगला है कि रियो ओलंपिक 2016 में किस देश के बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों में स्वर्ण पदक जीता। यूएसए, साइबेरिया, स्पेन, इटली। तो सही आंसर इसका क्या होगा, यूएसए। कौन सा हो जाएगा, यूएसए। यूएसए की जो महिला टीम है, जो पुरुष टीम, दोनों ने क्या किया है, बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक जीत लिया था। ठीक है, अब साइबेरिया, तो ये पड़ता है कहाँ पे, साइबेरिया क्षेत्र, ये कहाँ पे, रूस वाला क्षेत्र है साइबेरिया। ठीक है, स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। कौन सी है, मैड्रिड है। इटली की राजधानी क्या है, तो ये क्या है, रोम है। क्या है, रोम है। ठीक है, तो रोम देखेंगे तो ये टाइबर नदी के किनारे बसा है ना। ये क्या है, इस नदी के, टाइबर नदी के तट पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब डैश 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 का पवित्र ग्रंथ है, हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध। तो गुरु ग्रंथ जो साहिब है, ये तो सिखों का क्या है, पवित्र भाई ग्रंथ है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे तो जो गुरु गोविंद है गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो ये किसने, तो 5वें सिख गुरु, 5वें सिख गुरु कौन है, तो अर्जुन देव द्वारा, अर्जुन देव द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, या संकलन किया गया था, या संकलन किया गया था। ठीक है, अच्छा चलो सिखों का थोड़ा इतिहास की बात कर ले तो ध्यान रखिएगा।
कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो कहेंगे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने गुरुओं के पद को समाप्त कर दिया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का गुरु माना। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा से। तो इनका जो गुरु गोविंद सिंह है, इनको भी थोड़ा सा इनके बारे में जानना ही है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म हुआ था पटना बिहार में। ठीक है ना, क्योंकि आपको पंजाब नहीं लगना चाहिए। ठीक है, पंजाब नहीं लगना चाहिए। ठीक है, देखिए गुरु तेग बहादुर को, गुरु तेग बहादुर, जो कि ये सिख धर्म के क्या थे? नवे गुरु थे। ठीक है ना, गुरु तेग बहादुर की हत्या, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने किया था। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने किया था? जहांगीर ने। इनकी हत्या किसने की थी? जहांगीर ने। ठीक है, किसने किया था? जहांगीर ने किया था। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको ध्यान रखें। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? 1932, 1925, 1921 या 1943? 1932, 1925, 1921 या 1943? भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति, तो देखो इसमें सार्वजनिक लोक लेखा समिति की बात कर रहे हैं, तो ये 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। ठीक है, कब? 1921 में। लेकिन ये अधिनियम जो आया था ना आपका, भारत शासन अधिनियम 1919 वाले के माध्यम से हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1921 में। किसमें? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से ये ऐसा हुआ था। ठीक है, इसमें देखो होता क्या है कि जो, क्योंकि संसद में कई सारी समितियां बनती हैं, संसद में कई सारी समितियां आपकी बनती हैं, जैसे लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक समिति है, ऐसी कई समितियां बनती हैं। तो भारत में जो सार्वजनिक जो लोक लेखा समिति है, ध्यान रखना, जो ये आपकी लोक लेखा समिति है, इसमें कुल मिला के 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। लेकिन इस 22 सदस्यों में 15 सदस्यों का चुनाव लोकसभा से होता है, यानी कि लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। और जो 7 सदस्य होते हैं ये राज्यसभा से लिए जाते हैं। कितने? राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो लोक लेखा समिति को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो प्राक्कलन समिति आप पढ़ेंगे उसमें 30 सदस्य होते हैं, और वो 30 के 30 कहाँ से होते हैं? तो वो लोकसभा से होते हैं। तो वो सबसे बड़ी समिति होती है वो। ठीक है, तो ये 1921 आप बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखोगे, थोड़ा अगर लिख दिया जाए तो वो भी टॉपिक ध्यान में रहेगा। कौन सा? एक समिति कौन सी है? एक है प्राक्कलन, प्राक्कलन समिति एक होती है, प्राक्कलन समिति होती है। इसमें कितने? 30 सदस्य होते हैं। हाँ, और सभी सदस्य कहाँ से होंगे? लोकसभा से होंगे। सभी सदस्य कहाँ से होते हैं? तो ये होते हैं लोकसभा से होते हैं। कहाँ से होते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने, रामकृष्ण परमहंस, मदन मोहन मालवीय या स्वामी विवेकानंद ने किया था? तो जो ये स्वामी विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने ही किया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। कोलकाता के कहाँ पे? तो वेलूर मठ,
वेलूर मठ में, ठीक है। तो कोलकाता के पड़ोस में एक जगह एक स्थान पड़ता है वेलूर मठ। तो वहाँ पे क्या होती है, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी किसी रामकृष्ण मिशन की। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। जो रामकृष्ण परमहंस हैं, इनके कह सकते हो कहने पर यानी कि प्रेरणा से इसका स्थापना हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद के ये क्या थे? गुरु हुए थे। क्या थे? गुरु ही थे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बारे में बता सकते हैं कि ये 1893 में कहाँ गए थे? शिकागो गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने, ठीक है। इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, ये क्या इनका मूल नाम था। स्वामी विवेकानंद कह सकते हैं कि इनकी जो जयंती है, जयंती कौन सी? तो 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है। मदन मोहन मालवीय के कहने पर, मदन मोहन मालवीय के कहने पर राष्ट्रीय वाक्य क्या बनाया गया? राष्ट्रीय वाक्य क्या बनाया गया? तो इनके कहने पे जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य बना था वो बना था क्या? सत्यमेव जयते, ठीक है। मदन मोहन मालवीय के सिफारिश पर राष्ट्रीय वाक्य क्या बना था? राष्ट्रीय वाक्य क्या बनाया गया था? ये बताएंगे, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, ठीक है, ये बनाया गया था, ठीक है। तो इनकी कई सारी पत्रिका हैं। किसकी? मदन मोहन मालवीय जी की है नहीं पत्रिकाएं? तो देखो कौन कौन सी पत्रिका। एक है कौन सी? हिंदुस्तान, इनकी पत्रिका है फेमस। इसके अलावा एक पत्रिका है द लीडर। उसके अलावा क्या है? अभ्युदय। अभ्युदय। तो ये इनकी 3 पत्रिकाएं हैं, हिंदुस्तान, द लीडर और अभ्युदय। इनको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2014 में, 2018 में, 2017 में या 2016 में, ठीक है ना। कब इसकी शुरुआत हुई थी? देखो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। कब हुई थी? 2016 में इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। अब कहाँ से होती है? तो मध्य प्रदेश का जिला पड़ता है सीहोर, ठीक है। कहाँ से? वहाँ से। तो बताएंगे कि मध्य प्रदेश के कहाँ? सीहोर, सीहोर जिले से। लेकिन ये आपका ध्यान रखना कि कौन सा ये मंत्रालय कराता है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी, ठीक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। तो कौन चीज ने शुरू किया था? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ये शुरू किया है, ठीक है, उसने शुरू किया है। चलिए, इसमें क्या होता है? जापान की मुद्रा क्या है? जापानी क्रोना, जापानी रियाल, जापानी येन, जापानी बोलीवर, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या है? जापानी येन, ठीक है। तो हालांकि ये क्रोना जैसे कि ये नॉर्वे की मुद्रा है, ठीक है। बोलीवर आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे तो वेनेजुएला की मुद्रा है, ठीक है। तो येन कहाँ की है? जापान की। अगर हाँ यहाँ पे आप चाहें तो 1-2 क्वेश्चनों को मतलब 1-2 मतलब मुद्राओं को लिख सकते हैं जो एग्जाम में आपसे मिल सकते हैं। जैसे देखो, अगर जो कह दिया जाए कि रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा रूबल है। क्या है? रूबल है। अगर आती है चीन की मुद्रा क्या है, तो कहेंगे
रेनमिनमी है, रेनमिनमी है, ऑप्शन ना मिले तो फिर युआन ढूंढना, क्या ढूंढना, युआन ढूंढ लेना, ठीक है। फिर अगर आ जाए दक्षिण कोरिया, देखो दक्षिण कोरिया या उत्तर कोरिया दोनों की मुद्रा क्या है, चलती है वान, ठीक है, क्या चलती है, वान चलती है, ठीक है। फिर देखिएगा उसके अलावा जो भूटान की मुद्रा की बात करते हैं तो यहाँ पे नोगुल्ट्रम चलता है, क्या चलता है, नोगुल्ट्रम चलता है। इज़राइल की बात करेंगे, इज़राइल की बात करेंगे तो यहाँ पे चलते हैं न्यू सेकल, न्यू सेकल। बात करोगे पोलैंड की, पोलैंड की मुद्रा चलती है जलोती, क्या चलती है, जलोत चलती है, क्या चलती है, जलोत चलती है। मकाऊ की बात करेंगे, मकाऊ की मुद्रा क्या चलती है, पटाखा चलती है, ठीक है। वियतनाम की मुद्रा क्या चलती है, डोंग चलती है, क्या चलती है, डोंग चलती है, ठीक है। मलेशिया की मुद्रा क्या चलती है, रिंगिट चलती है, रिंगिट, रिंगिट चलती है। इसके बाद में आप देखेंगे तो थाईलैंड क्या चलती है, बेहत चलती है, बेहत। फिलीपींस की बात करें तो यहाँ पर चलती है पीसो, मुद्रा कौन चलती है, पीसो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ध्यान रख लेना है। अगला है कि अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने सिस सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया था। अमृतसर की संधि, सिंध की संधि, पुष्कर की संधि या सालवाई की संधि, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये संधि किसके समय में हो रही है, कब हो रही है, तो अप्रैल 1809 में। कौन सी, अमृतसर। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कौन है, सिख है ना, तो सिख हैं, तो ये फिर देखो यहाँ पे कब होगा, अमृतसर की संधि ये कब होती है, तो ये होती है अप्रैल 1809 में होती है, ठीक है। और इस समय गवर्नर कौन होगा, गवर्नर कौन होगा, तो मिंटो होगा, कौन होगा, मिंटो होगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ, 1949, 1950, 1971 या 1962। अब मुक्त होने की बात चल रही है तो मुक्त होगा यानी आज़ाद कब होगा, तो ये होगा 1971 में। कब होगा, 1971 में होगा, ठीक है। कब होगा, 1971 में होगा। इसलिए आपने देखा कि 16 दिसंबर को बांग्लादेश अपनी क्या मनाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 16 दिसंबर को बांग्लादेश क्या मनाता है, अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। क्या मनाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है। बांग्लादेश को पहले हम लोग क्या कहते थे, इसे कहते थे पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहते थे पहले से, पूर्वी पाकिस्तान कहा करते थे। बांग्लादेश के अगर हम कहें कि राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 7.97 गुणे 10 की पावर 34 किलोग्राम, 6.97 गुणे 10 की पावर 10 किलोग्राम, 8.97 गुणे 10 की पावर 100 किलोग्राम, 5.97 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम। और ये ध्यान रखिएगा, रेलवे में ये ध्यान रखना कि रेलवे में चाहे आपका ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आपका आरपीएफ हो, उसमें ये मतलब फेवरेट सवाल है उनका, ये फेवरेट सवाल है ये वाला खासकर।
कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। ये बड़ी फेमस सवाल इन लोगों का है, तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पे स्टार बना सकते हो कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो 5.97 गुणे 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी के उत्तर या दक्षिणी ध्रुव पर जाने से गुरुत्वाकर्षण का मान, गुरुत्वाकर्षण स्मॉल वाला, गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, तो न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। और पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, ठीक है। यानी कि जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा, देखो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का क्या है, 1/6 है। 1/6 क्या है, 6, ठीक है। इसका मतलब पृथ्वी पर अगर कोई व्यक्ति 60 kg का है तो चंद्रमा पे जाएगा तो कितने kg का हो जाएगा, मात्र कितने, 1/6 है ना, तो वो 10 kg का हो जाएगा। कितना हो जाएगा। लखनऊ में 1857 का विद्रोह किसने किया था, कुंवर सिंह ने, बेगम हजरत महल ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, या बहादुर शाह ने। तो ये तो सही आंसर क्या है, बेगम हजरत महल, ठीक है। कुंवर सिंह कहाँ से थे, तो ये तो थे जगदीशपुर से, यानी आप बिहार भी कह सकते हैं, यहाँ भी कह सकते हैं। ये कहाँ से थी, तो ये थी झांसी से थी। बहादुर शाह ये कहाँ से थे, तो ये कह सकते हैं, ये तो आपको कहाँ से मिल जाएंगे, बहादुर शाह ये दिल्ली से मिल जाएंगे। ये मुग़ल शासक है ना, इनका बहादुर शाह का सेनापति कौन था, सेनापति कौन था, तो कहेंगे वक्त खां। कौन थे, वक्त खां, ठीक है ना। कौन थे, वक्त खां थे, ठीक है ना। फिर इसके बाद में देखो इलाहाबाद से किसने लीड किया था, इलाहाबाद से कौन था, लियाकत अली थे, ठीक है, लियाकत अली थे। बरेली से बात करें, बरेली से, ठीक है, खान बहादुर खान, कौन है, खान बहादुर खान। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, इनके ही ऊपर क्या रखा गया था, 50,000 की इनामी राशि रखी गई थी कि इनको कोई मखबूरी करेगा, कोई पकड़ के लाएगा तो हम उसे 50,000 रुपये देंगे। कौन देगा, अंग्रेज देंगे, ठीक है। अगला है कि प्रसिद्ध यात्रा फाहियान का संबंध किस देश से है, तो फाहियान किस देश से आया भाई, इटली से आया, पर्शिया से आया, ग्रीस से आया, चीन से आया। तो ये तो आया था कहाँ से, चीन से आया, ठीक है। अच्छा चीन से
भारत आने वाले यात्रियों का आप देखो एक क्रम ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, एक आपको क्रम ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो वो क्रम कौन कौन सा है वो जरा देख लेते हैं हम लोग, देखिएगा। तो चीन से आने वाले यात्रियों का क्रम क्या है, तो यहाँ लिखे क्या कि चीन से आने वाले यात्री, ठीक है, ठीक है, कहाँ पे आएंगे, तो भारत में आएंगे ना, तो ध्यान रखना कि भारत में, ठीक है, भारत में चीन से आने वाले यात्री उनका क्रम क्या होगा, ठीक है। तो छोटा सा हम लोग ट्रिक याद रखते हैं, कौन सी, ऐसे फांसी हुई, ठीक है, फांसी हुई, फांसी हुई, फांसी हुई, तो इसमें फांसी हुई का मतलब फांस हो गया फाहियान, कौन सा हो गया, तो फाहियान, देखो तो हो गया कौन सा, यहाँ पे होगा फाहियान, ठीक है। फिर हो गया कौन सा, संयुंगन, श्युंगन हो गए, फिर वैन सांग हो गए, वैन सांग हो गए, इसके अलावा इत्सिंग हो गया, कौन सा हो गया, इत्सिंग हो गया, ठीक है। तो ये आते हैं कौन, तो चीन से आने वाले, ये आपके हो जाएंगे चीनी यात्री होंगे जो भारत आते हैं, ठीक है। तो पहले कौन आएगा, फाइयान, स्युंगन, हेनसांग और एसिंग, ठीक है। तो ये 4 होंगे, इसी क्रम में आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो ये किसके समय, अगर आप पूछ लिया जाए कि ये भाई किसके समय में आया, तो जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है, कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय, किसके समय, चंद्रगुप्त सेकंड के समय ये आएंगे, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय ये आएंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समानांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन कहलाता है क्या, क्या प्रवाही परावर्तन कहलाता है, क्या ये विसरित परावर्तन कहलाता है, क्या संचरित कहलाता है, या फिर ये नियमित कहलाता है। तो बताओ 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। वो कहना है कि किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समानांतर किरणों से जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो ये क्या, तो इसका असमांतर हो जाती है ना, तो फिर क्या विसरित परावर्तन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विसरित परावर्तन कहलाएगा। अगला देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा। तो आप खुद देखो यहाँ पे, क्योंकि सरदार सरोवर बांध जो है वो है कहाँ पे, तो है तो नर्मदा नदी पे, और कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में, कहाँ पे है, गुजरात में, क्योंकि नर्मदा नदी पे कई सारी झीलें हैं, कई सारे बांधे हैं, कई सारे जलप्रपात भी। सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है उदारीकरण, निजीकरण, आधुनिकीकरण या औद्योगिकीकरण। यानी कि सरकार क्या करे कि कोई प्रतिबंधित और बाधाओं को हटाए, मतलब सरकारी प्रतिबंध जो है उसको हटा लेती है, जो सरकारी बाधाएं हैं उनको हटा लेती है, तो फिर उसे हम लोग क्या कहेंगे, उदारीकरण, निजीकरण, आधुनिकीकरण या औद्योगिकीकरण, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि उसके लिए सही आंसर क्या होगा, उदारीकरण, ठीक है ना, लिबरलाइजेशन इसे बोलते हैं, उदारीकरण बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, उदारीकरण कहते हैं इसे, ठीक है। तो हमारे भारत में एलपीजी की नीति कब आई, 1991 में आई, कब आई, 1991 में आई। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति कब आई, 1991 में आती है। उस समय पीएम कौन होते हैं, तो पीवी नरसिम्हा राव होते हैं, और वित्त मंत्री कौन होते हैं, तो वो होते हैं
मनमोहन सिंह, ठीक है ना। तो देखिएगा LPG नीति कब आती है, तो अप्रैल 1991 में आती है, ठीक है। इस समय PM कौन है, तो PM है P नरसिम्हा राव। और इस समय वित्त मंत्री कौन है, वित्त मंत्री वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस समय क्या थे, वित्त मंत्री थे जब LPG की नीति आई थी तब, ठीक है। अब देखिएगा 1724 में निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की थी, अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर। तो अब निज़ाम थे कहाँ, हैदराबाद में तो थे। तो हैदराबाद के शासकों ने, ये देखो सवाल पूछा गया है कि हैदराबाद, ये ध्यान रखना कि हैदराबाद के शासकों ने किस मतलब कौन सी उपाधि धारण की थी, तो निज़ाम क्या कहे जाते थे, निज़ाम कहे जाते थे। और फिर आगे कि लखनऊ के शासक किसकी उपाधि धारण किए थे, तो ये किसके किए थे, तो ये किए थे नवाब की, किसकी की थी, नवाब की उपाधि धारण की थी। अवध के शासकों ने, कहाँ, अवध के शासकों ने। तो देखो, तो अब बंगाल की बात करेंगे, तो बंगाल की स्थापना कौन करेगा, बताओ, क्या मुर्शिद कुली खां करेगा, तो कहेंगे हाँ ठीक है। बंगाल की स्थापना किसने किया, तो मुर्शिद कुली खां ने किया था, ठीक है। अवध का सादत खां ने किया था। मैसूर का किसने, तो हैदर अली ने किया था, हैदर अली ने किया था। हैदराबाद का तो निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह ने किया था, ठीक है ना। यानी आप देखोगे जो अवध है, बंगाल है, ये सब क्या हुआ, मुगलों के समय क्या हो गए, मुगलों के समय आज़ाद हो गए, अपने आप को क्या कर लिया, स्वतंत्र घोषित कर लिया। क्या कर लिया, अपने आप को इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर लिया था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, निम्न में कौन सा समस्थानिक नहीं है, ये कह रहा है, H1, H2, H3, फिर आपका है क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, कार्बन 12 और C14, कैल्शियम 20 और आर्गन 18। समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं और परमाणु भार भिन्न होते हैं, वो समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लो क्या आंसर आपका सही होने वाला है। देखो कह रहा है कि नहीं है ना, नहीं है, तो नहीं है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम 20 और आर्गन 18, इनके समस्थानिक नहीं है भाई। बाकी कार्बन के भी है, ठीक है, इनके सब के समस्थानिक हैं। समस्थानिक वाला आइसोटॉप, देखो जिनके परमाणु संख्या क्या हो, बराबर, जिनके परमाणु संख्या बराबर हो और परमाणु भार क्या हो, भिन्न हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, उन्हें कहते हैं समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। और इसी के विपरीत कर दें, जिनके परमाणु संख्या बराबर ना हो लेकिन परमाणु भार समान हो, ठीक है ना। यानी उल्टा कह दें यहाँ पे कि जिनके परमाणु भार क्या हो, समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समभारिक कहते हैं। क्या बोलेंगे, समभारिक कहते हैं। दूसरी लाइन अगर यहाँ पे हो कि परमाणु भार क्या हो, समान और परमाणु क्रमांक संख्या मतलब क्रमांकी हो गया, ये क्या हो, भिन्न हो, क्या हो, भिन्न हो, तो इसे क्या कहेंगे, समभारिक
आइसो बार बोलेंगे, ठीक है, संभारिक कहते हैं, ठीक है। देखो भार समान है तो संभारिक, संख्या समान है तो समस्थानिक। अगर देखिएगा मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? 0 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 30,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो भाई मनुष्य किन दो रेंज के बीच में सुन सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए सही आंसर क्या है? ये है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 से कम होगा तो नहीं सुन पाएगा क्योंकि बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी निकलेगी। 20,000 से ज़्यादा नहीं सुन पाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी निकलेगी, कान उसके लिए क्षमता नहीं है सुनने की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके रेंज में जो भी ध्वनियाँ हैं उसे हम लोग कहते हैं श्रव्य तरंगे। क्या बोलेंगे? इसे कहते हैं श्रव्य तरंगे। क्यों? क्योंकि जिसे सुना जाएगा, सुना जा सकता है, श्रव्य तरंगे। प्राश्रव्य 2,000 से ऊपर यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक को क्या कहेंगे? प्राश्रव्य तरंग। क्या बोलेंगे? प्राश्रव्य तरंग कहेंगे, ठीक है ना। और अगर 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से क्या हो? कम हो तो इसे कहेंगे अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे। मानव नहीं सुन सकता है लेकिन कुछ विशेष प्रकार के जीव जंतु होते हैं वो तो सुन ही लेते हैं, वो तो सुन ही लेते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु, पॉलीमर, समस्थानिक या अणु। तो ये देखा ना कि तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो है आपकी परमाणु यानी कि एटम। क्या है? परमाणु यानी कि एटम। क्या इससे छोटा भी कोई तत्व होता है? कोई नहीं। किसी पदार्थ का जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? वो यही है परमाणु यानी कि एटम। कौन सी है? एटम। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1989, 1980, 1991 या 1992? ये तो मतलब बेहतर ही सवाल आप बता सकते हो क्योंकि ये सवाल पूछा भी कई बार गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये बोलते हैं एन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1992। क्या हुआ? 1992 में हुआ था, ठीक है। पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित हुए? 1992, 1947, 1996 या फिर सन 2000, ठीक है ना, या सन 2000। देखो अब यहाँ पे दे रखा है शीतकालीन राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष प्रारंभ हुए? तो इसका सही आंसर क्या है? 1996। क्या है? 1996 को ध्यान रखिए। एक ग्रीष्मकालीन होता है और एक शीतकालीन होता है। तो हमारे यहाँ पे दो राष्ट्रीय खेल होते हैं, एक शीतकालीन होगा और एक ग्रीष्मकालीन होगा, ठीक है। और इसका जिस वर्ष ये खेला गया था, अच्छा शीतकालीन होगा ना तो ये ठंडे प्रदेशों में खेले जाते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गए, हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पे होता है। तो इसका जो पहला संस्करण है यानी कि जो फर्स्ट संस्करण है ना, ये कहाँ खेला गया था? तो ये खेला गया था गुलमर्ग में। कहाँ पे? गुलमर्ग यानी कि जम्मू कश्मीर में खेला गया। कहाँ खेला गया? जम्मू कश्मीर में खेला गया था। और देखिएगा संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545, 552, 550 या 551? बताओ जरा भाई कितने होते हैं। देखो ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कब? ये सॉल्व कर रहे हैं हम लोग 2019 में। कब सॉल्व कर रहे हैं? 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो उस समय संख्या तो कुछ और थी, अभी तो कुछ और हो चुकी है। तो प्रश्न काल के दौरान ये संख्या क्या थी? 545, ठीक है, 545। लेकिन अब की बात करते हैं, अब यानी कि ये चल रहा है 2024, ठीक है। यहाँ पे संख्या कितनी हो गई है? 543 हो गई है। क्योंकि जो दो एंग्लो इंडियन चुने जाते थे
या चुने क्या था, मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते, तो वो हटा दिए गए हैं। 2 हटा दोगे तो कितना बचेगा, 543, ठीक है ना। और राज्यसभा की बात कर रहेंगे, राज्य सभा में बात करेंगे तो यहाँ पे संख्या इनकी कितनी है, तो वो है 250। कितनी है, 250। कितनी है, 250। तो इन 250 में आप देखेंगे तो कितने, तो आप कहीं ना कहीं आपके सदस्यों की संख्या लगभग देखेंगे कितनी, 12 सदस्यों के मनोनयन कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी, 250। सुदीर्घन कप का संबंध किस खेल से है, हॉकी से, फुटबॉल से, गोल्फ से या बैडमिंटन से। सुदीर्घन क्या है, एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है, बहुत अच्छे वो खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन के, उन्हीं के सम्मान में ये नाम भी रखा गया है, ठीक है ना। तो ये सुदीर्घन कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से, ठीक है ना, किससे है, बैडमिंटन से हो जाता है, ठीक है। फुटबॉल से देखो कुछ ट्रॉफियाँ हो जाती हैं, जैसे आपने पढ़ागा सुब्रतो कप, उसके बाद में देखेंगे डूरंड कप, इसके अलावा देखेंगे रोवर्स कप, कौन सा है, रोवर्स कप। इसके अलावा संतोष कप, ठीक है ना, आदि, आशुतोष भी कप है वही आदि, ये सारे हो जाते हैं, ठीक है ना। इनको सबको ध्यान रखिएगा। अगला है कि कोयल और शंख, हालांकि शंख लिखा हुआ है, शंख होती है, कोयल और शंख नदियों के संगम को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। यानी कि 2 नदियां हैं, एक कोयल है, एक शंख नदी है, इन 2 नदियां आपस में मिलती हैं तो एक नई नदी बनती है, ठीक है ना। वो नदी कौन सी है, ब्राह्मणी। कौन सी नदी है, ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणी नदी का जो मुहाना है, ब्राह्मणी नदी का जो मुहाना है, ये कहाँ बनता है, तो ये कहेंगे ये ओडिशा के तट पर, ओडिशा तट। और जानते हैं ओडिशा तट कहाँ पे है, तो बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में। कावेरी को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, क्या बोलते हैं, जखड़ी की गंगा। इसे क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं, इसको बृहदगंगा कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं। वैतरणी का मुहाना भी यही बनता है, उड़ीसा तट पर ही बनता है, उड़ीसा तट पर इसका भी क्या बनेगा, मुहाना बनता है, ठीक है। तो कावेरी के तमिलनाडु बनता है, गोदावरी का आंध्र प्रदेश के तट पे मुहाना बनता है, ठीक है। तो गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है लंबाई के आधार पर, और भारत का जो कह सकते हैं ना, भारत में पवित्र नदी वो है गंगा, और साउथ इंडिया में पवित्र नदी मानते हैं कावेरी को। इसलिए हम लोग साउथ इंडिया की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी को। किसके आधार पे, पवित्रता के आधार पर। किसके आधार पर, पवित्रता के आधार पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मेंस हॉकी एशिया कप 2017 में निम्नलिखित में किस देश ने जीता था, ठीक है ना। देखो 19 में पेपर हुआ, 17 में हुआ, तो ये पूछ लिया कि मेंस यानी पुरुषों का हॉकी एशिया कप जो हुआ वो किसने जीता, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या भारत। इसमें क्या आपका सही आंसर है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जिसमें आपका ये होगा कि आपका, तो भारत ने किसको हराया था, तो पाकिस्तान को हराया था। किसको हराया था, सॉरी, पाकिस्तान को ही हराया था, ठीक है। और ये हुआ था ना, हाँ, इस वाले में उपविजेता टीम कौन थी, तो वो थी मलेशिया। कौन सी थी, मलेशिया। और विजेता कौन था, वो कौन सा था, भारत। कब,
2017 में। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? अगर आयोजन की बात की जाएगी तो आयोजन हुआ था कहाँ पर? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। क्योंकि ये प्रत्येक 4 साल बाद होता है, प्रत्येक 4 साल के आसपास बाद में होता है। तो ये 22 फिर देखेंगे 2022 में इसका जो विजेता टीम रही है, विजेता टीम वो रही है कौन सी? दक्षिण कोरिया। कौन सी टीम रही है? दक्षिण कोरिया टीम रही है, ठीक है, विजेता, ठीक है, ठीक है, दक्षिण कोरिया। इस बार भी उपविजेता मलेशिया ही रहा 2022 में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए निम्न में से किसे 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 19 में एग्जाम हुआ था, 18 का पूछ लिया। अपर्णा पोपट, प्रकाश पादुकोण, नंदू एम नटेकर, पुलेला गोपीचंद। हालांकि ये सभी लोग संबंध रखते हैं बैडमिंटन से ही, ठीक है। तो ये कौन है? तो ये प्रकाश पादुकोण, ठीक है, प्रकाश पादुकोण। क्यों? इन्होंने जब ओलंपिक्स हुआ था, आप देखोगे 2000 लगभग वही 16 वाला में, ठीक है ना, नहीं ये हुआ था 1993 में, ठीक है ना। तो उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है ना। जो ये प्रकाश पादुकोण हैं इनके बारे में ध्यान रखना। प्रकाश पादुकोण इन्होंने क्या किया था कि 1983 में, ठीक है ना, यानी कि विश्व बैडमिंटन चैंपियन में इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो ये प्रकाश पादुकोण जो हैं ये दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं, ठीक है ना। ये प्रकाश पादुकोण कौन है? तो दीपिका जो पादुकोण है एक्ट्रेस, उनके क्या हैं? ये पिताजी हैं। पुलेला जो गोपीचंद है, पी गोपीचंद, ये तो कोच हैं, ठीक है, कोच हैं, पीवी सिंधु के कोच हैं पुलेला गोपीचंद, ठीक है। आइए देखिए, प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी? 9, 11, 8 या 7? 9, 11, 8 या 7, ठीक है। तो ये प्रारंभ की बात कर रहा है, ठीक है, ये प्रारंभ की बात कर रहा है। तो फिर कौन होगा इसमें? डाटा 9 हो जाएगा। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना कब होती है? तो कहेंगे कि 28 जनवरी 1950। कब हुआ? 28 जनवरी 1950। तो जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो उस समय इसमें जजों की संख्या कितनी थी? जजों की संख्या तो थी कितनी? तो हो जाएगी, तो थी 9, ठीक है। तो क्या थी? 9, ठीक है। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी है? तो 33 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 34। तो 33 न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होगा। लेकिन जिस समय सुप्रीम कोर्ट बनी थी उस समय जजों की संख्या कितनी थी? 9 थी। तो 9 में जाहिर सी बात होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा और 8 अन्य सदस्य हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट, ये जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कहाँ की गई है? तो कहेंगे भाग कौन सा है? 5। और संविधान का आर्टिकल कौन सा है? तो 124। 124 कौन सा? 124। तो ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान चलिए अगला देखिएगा कि पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन द्वारा हुआ था? 73वें, 78वें, 74वें या 76वें? तो देखो सही आंसर क्या है आपका? 73वां। जो संविधान संशोधन हुआ था कब? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज गठन की बात करते हैं।
या पंचायतों के गठन की बात करें सीधे, का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। किसमें है? 40 में है। और भाग कौन सा है? तो भाग कहेंगे ये है 4, DPSP भाग कौन सा है? 4 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर भाग ये पूछ लेगा, जबकि कभी भी अनुसूची की जब बात आती है कि पंचायतों का उल्लेख किस अनुसूची में है, ठीक है, किस अनुसूची में है, तो फिर भाग 9 हो जाएगा। ठीक है, भाग कौन सा हो जाएगा? अनुसूची की अगर बात करेगा कि किस अनुसूची में है, तो फिर वो 9वीं अनुसूची हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा, विलयनों से शुद्ध ठोस को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है। विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है विसरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन या क्रिस्टलीकरण। ठीक है, या क्रिस्टलीयकरण। ठीक है, तो बताओ जरा, क्योंकि नाम में लिखा कि क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है, तो सही आंसर क्या होगा आपका? क्रिस्टलीकरण। क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीयकरण हो जाएगा। देखो, ऊर्ध्वपातन क्या है? जब कोई भी ठोस चीज या वस्तु डायरेक्ट क्या बन जाए? गैस, यानी गैस अवस्था में आ जाए, यानी बीच में द्रव्य अवस्था आए ही ना। बीच में कैसी अवस्था ना आए? तो द्रव्य अवस्था आए ही ना, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, जैसे अगर बात करूं, जैसे कपूर की बात करते हैं, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं? कपूर की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि कपूर की बात करते हैं, तो देखो, जो कपूर है वो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। कपूर को जलाओगे ठोस होता है, सीधे गैस बन जाता है, ना कि बीच में लिक्विड अवस्था आती है। ठीक है, संघनन की बात करेंगे तो संघनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कोई चीज़ यदि गैस है, अगर जो वो गैस से क्या बन जाए? द्रव्य बन जाए, लिक्विड बन जाए, तो उसका क्या हो जाएगा? संघनन कहलाते हैं। जो वर्षा होती है ना, वर्षा, ये वर्षा मतलब जो बारिश होती है, तो संघनन की प्रक्रिया द्वारा तो होती है। पहले वो गैसों के रूप में पहले वो गैसों के रूप में होती है। ठीक है, फिर इसको संघनन होता है तो बूंदों के रूप में बदलना शुरू हो जाती है। अब देखो, विसरण की बात करें तो विसरण मतलब होता है फैलाव। विसरण मतलब क्या होता है? फैलाव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? क्रिस्टलीयकरण हो गया। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। अगला है कि मॉन्टेरियल। ठीक है, मॉन्टेरियल या सही शब्द तो मॉन्ट्रियल है। ठीक है ना, मॉन्टेरियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, क्या मिसिसिपी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, क्या सेंट लॉरेंस के किनारे बसा हुआ है? ठीक है ना, क्या सेंट लॉरेंस के किनारे बसा, क्या रियो ग्रांडे या मिजूरी? ठीक है, या मिजूरी। तो देखो, वैसे कनाडा या मॉन्ट्रियल शहर कहाँ पे है? कनाडा में है। कहाँ पे है ये शहर? ये शहर आपका कनाडा में है। ठीक है ना, मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? ये कनाडा में है। तो ये किस नदी के किनारे है? तो ये है सेंट लॉरेंस। किस नदी किनारे है भाई? ये सेंट लॉरेंस नदी के क्या है? किनारे हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सेंट लॉरेंस नदी वो नदी है जो विश्व में सबसे लंबी या सबसे बड़ी क्या बनाती है? ज्वारनद मुख बनाती है। क्या बनाती है? ज्वारनद मुख बनाती है। ठीक है, तो इसे और देखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सुना होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्या सुना है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1987 में। क्यों हुआ था? तो ये हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ठीक है, और ओजोन परत कहाँ पाया जाएगा बताओ जरा? जो ओजोन परत है ये किस लेयर में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में, ये पाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर। इंग्लिश में बात करें तो ये कहाँ पाया जाएगा? इस स्ट्रेटोस्फेयर वाले लेयर में पाया जाएगा। ओजोन परत और बात करें
ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं हम लोग? वो मापते हैं डॉप्सन में। डॉप्सन, तो डॉप्सन यूनिट किसकी है? ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है ना, वो डॉप्सन में मापी जाती है। यानी कि समझ लो एक डॉप्सन बराबर 5 रुपये का जो सिक्का होता है ना, उतना मोटा होता है। ठीक है, उतना मोटा लगभग होता है। ठीक है, तो ओजोन, अब हमें कमेंट लिख के बताओ कि ओजोन दिवस हम लोग, ओजोन जो संरक्षण दिवस है वो कब हम लोग मनाते हैं? ठीक है ना, कि ओजोन है क्या? एक ये ऑक्सीजन का अपर रूप ही तो है, ये O3 ही तो होता है, O3 ऑक्सीजन। तो ये क्या है? ये ध्यान रखो कि ये ऑक्सीजन का, किसका? ऑक्सीजन का क्या है? अपर रूप है। ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है, अपर रूप है, ये दूसरा रूप है ये। ठीक है, O3 कहते हैं ना ओजोन को, हम लोग क्या कहते हैं? O3 कहते हैं। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25, 30, 35 या 40? भाई राज्यपाल बनना है तो कितनी साल उम्र पूरा कर लो? 35 साल पूरा कर लो। ठीक है, अगर लोकसभा में सांसद बनना है तो 25 साल पूरा कर लो। राज्यसभा में सांसद बनना है तो आप 30 साल पूरा कर लो। ठीक है, आपको राष्ट्रपति बनना है तो 35 साल पूरा कर लो। कितना कर लो? 35 साल पूरा कर लो। ठीक है, 40 साल तो मुझे नहीं लगता कि किसी में है। ठीक है, बाकी 21 साल वाला तो है कि 21 वर्ष में क्या करते हो कि आप ग्राम पंचायत के सदस्य अगर बनना है, जैसे प्रधान की बात करते हैं, तो फिर आपको 21 साल की उम्र पूरा होना चाहिए। ठीक है, 21 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए। या फिर आप क्या करना चाहते हैं? वोट देना चाहते हैं, मतदाता में भाग लेना चाहते हैं, तो फिर आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, मतदाता के रूप में 18 वर्ष। ठीक है, आगे देखिएगा, झारखंड के निम्न में से किस नदी से जलोढ़ सोना पाया जाता है? अब इसने बोला है सोना, यानी कि गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड वाला कोई नाम दिख रहा है क्या इसमें? सुवर्ण रेखा, दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल, बराकर। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सुवर्ण रेखा। कौन सी हो जाएगी? स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी हो जाएगी? स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो स्वर्ण रेखा नदी के संदर्भ में ये आपको ध्यान रखना है कि इसके जो प्लेजर निक्षेप होते हैं ना, जिन नदियों में प्लेजर निक्षेप पाए जाते हैं उसमें सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही कौन सा शहर बसा हुआ है? तो बताएंगे जगदीशपुर, सॉरी जगदीशपुर कह रहे हैं, जमशेदपुर है ना, जमशेद नगर। कहाँ पे है? झारखंड में। जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जमशेद नगर में ही तो क्या है आपका टिस्को कंपनी, टाटा स्टील आयरन कंपनी, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी, ये टिस्को कंपनी की। ठीक है, 1907 में हुई थी। स्वर्ण रेखा नदी पे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस जलप्रपात है, उसका नाम क्या है? तो हुंड्रू जलप्रपात। क्या है? देखो हुंड्रू जल प्रपात कहाँ पे है? झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात, ये यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, बराकर नदी आप देखेंगे तो बराकर नदी पे तिलैया और मैथान बांध है। ठीक है, इस नदी पर कौन सा? तिलैया व क्या है? मैथान बांध है। क्या है? मैथान बांध है। और बराकर जो नदी है ये किसकी? दामोदर की सहायक है। ठीक है, दामोदर की सहायक है। तो आपने पढ़ा था दक्षिणी कोयल और शंख नदियाँ, ये दोनों मिलने से कौन सी? ब्राह्मणी नदी बनती थी। कौन सी बनती थी? ब्राह्मणी नदी बनती थी। कौन सी? ब्राह्मणी नदी बनती थी। ठीक, अगला देखिएगा, साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, निम्न में से किस खेल संबंधित है?
तलवारबाजी, नौकायन, बॉक्सिंग या साइकिलिंग। तिनका संबंध है कौन से? नौकायन से, यानी बोटिंग से। ठीक है, किससे है? बोटिंग से। ठीक है, और यहाँ पे तलवारबाजी में आपने सुना होगा भवानी देवी का नाम, भवानी देवी का नाम सुना होगा। ठीक है, बॉक्सिंग में तो कई सारे लोग आई जाते हैं, MC मैरी कॉम होती हैं, लॉलिना बोरगोहेन आ गई। ठीक है ना, तो ये लोग बॉक्सिंग संबंध रखते हैं। तो जो नौकायन होता है, आपने देखा होगा एक ओणम पर्व सुना होगा, ओणम पर्व, ये कहाँ का है? एक केरल का है, केरल में है। और यहाँ पे क्या होता है? नौकायन दौड़ प्रतियोगिता होती है, इसे वहाँ की स्थानीय भाषा में वल्लम कली कहते हैं। क्या बोलते हैं? वल्लम कली। ठीक है ना, तो जो नौकायन दौड़ प्रतियोगिता केरल में होता है उसे स्थानीय भाषा में वल्लम कली कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान देंगे। वल्लम कली खेल कहाँ पे है? केरल, वल्लम कली खेल। ठीक है, पुन्नामदा झील में होता है, केरल में। ठीक है, तो वल्लम कली खेल क्या है? तो ये आपको, ये क्या है? एक नौकायन दौड़ प्रतियोगिता ये है। ठीक है, ये प्रतियोगिता एक है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए आप। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा। राज्य की कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती हैं? उच्च न्यायालय के पास, मुख्यमंत्री के पास, विधानसभा सदस्य के पास या राज्यपाल के पास? अब देखा, राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं ना, वो किसके पास होनी चाहिए? ठीक है, तो ये किसके पास होनी चाहिए बताओ? क्या मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए कि राज्यपाल के पास होना चाहिए? तो दोनों में अगर सही आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर क्या होना चाहिए? तो राज्यपाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राज्यपाल। तो राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में है अगर ये पूछ लिया जाए तो वो है 155 में। किस में है? 155 में। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला है कि लोकसभा का संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 25, 35, 30 या 21? तो देखो, अभी इसमें बात आई थी ना, इसमें बात आई थी कि भैया कितना चाहिए? 25। अगर जो आपको राज्यसभा में बनना है, सांसद बनना है, राज्यसभा इसमें अगर बनना है तो 30 वर्ष। अगर आपको राष्ट्रपति या राज्यपाल बनना है तो फिर 35 वर्ष, या ग्राम पंचायत सदस्य बनना है, ग्राम पंचायत सदस्य, यानी कुल मिला के अगर आपको भैया क्या बनना है? प्रधान बनना है या सरपंच बनना है, ठीक है, या सरपंच बनना है, तो फिर आपको 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। न्यूनतम इतनी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला कि पीर पंजाल और कौन सा धौलाधर पर्वत श्रृंखला निम्न में हिस्सा है? भाई किसका हिस्सा है? तो इस पर तो हमने कई बार चर्चा किया है। पीर पंजाल और धौलाधर पार हिमालयन, यानी ये पार हिमालय की बात कर रहा है ना, ये यानी कि ट्रांस हिमालय की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये ट्रांस हिमालय की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये ट्रांस हिमालय की बात कर रहा है। शिवालिक, उच्च हिमालय क्षेत्र या निम्न हिमालय क्षेत्र। निम्न मध्य को हम लोग, तो ये तो हो गया उच्च हिमालय वाली बात कर रहा है, तो ये महान हिमालय की बात कर रहा है। कहाँ? महान हिमालय की बात कर रहा है। निम्न हिमालय की बात करेंगे तो ये हमें मध्य या फिर हिमाचल हिमालय की बात कर रहा है। हिमाचल हिमालय की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये निम्न हिमालय का ही क्या है? ये भाग है। कौन? तो चाहे वो पीर पंजाल हो, पीर पंजाल हो, चाहे आपका धौलाधर श्रेणी हो, ठीक है, चाहे वो महाभारत श्रेणी हो, ये आ गया ऐसे करके। तो ये ध्यान रखना कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना,
ये ध्यान रखना कि ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये सबसे लंबी क्या पर्वत श्रृंखला हो जाती है। ठीक है, मतलब इन तीनों में, चाहे वो पीर पंजाल, धौराधर, ठीक है ना, और महाभारत, इन तीनों सबसे लंबी कौन हो जाएगी? तो हो जाएगी पीर पंजाल। ठीक है, ये सवाल बनता भी रहता है। ठीक है, तो पीर पंजाल हिमालय में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और वो कहाँ पे है? तो मध्य या निम्न हिमालय में स्थित है। ठीक है, अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध, समानता के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है? ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक समता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है ना, समानता के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध। ठीक है ना, तो ये देखो किसमें आएगा? समानता का अधिकार में आना चाहिए भाई। किसमें आएगा? समानता का अधिकार में ही तो आएगा। ठीक है, ये सब किसमें आएगा? समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार हमने पढ़ा है कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। धार्मिक समता कहाँ से कहाँ तक है? तो 25 से लेकर 28 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 23 से लेकर 24 तक। जीवन जीने का अधिकार, ये तो आर्टिकल 21 है। कौन सा? आर्टिकल 21 है। ठीक है, तो आपने देखा था भेदभाव की बात यहीं पे तो की गई समानता वाले में, 14, 15, 16, 17 और 18। 17 में देखा ये कि 17 में क्या है? आर्टिकल जो 17 है इसमें क्या है? इसमें अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी का क्या है? अंत है इसमें। 15 में लिखा ही है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव लिंग या भाषा के आधार पर उसे भेद नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, ये इसमें लिखा हुआ ही है। तो ये है समानता का अधिकार 14 से 18। आगे देखिएगा, अगला है कि निम्न में से कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है? चाय, काफ़ी, काजू या सभी? ये तो भाई सभी वाले हैं। रोप कर क्या है? रोप कर। ठीक है, चाय भी है, कॉफ़ी भी है, काजू भी है। ठीक है ना, ठीक, कॉफ़ी भी। तो ये देखो कॉफ़ी को कहते हैं कहवा। तो हमारे भारत में असम बड़ी भैया फेमस है। ठीक है, चाय उत्पादन के लिए। पश्चिम बंगाल भी फेमस है। ठीक है, कॉफ़ी के लिए कौन सा फेमस है? कर्नाटक। सबसे अधिक कॉफ़ी यहीं होती है, और सबसे पहले कॉफ़ी की खेती बाबा बुदन की पहाड़ियों पे ही की गई थी। काजू के लिए कौन फेमस है? तो देखो महाराष्ट्र में काजू खूब होता है। महाराष्ट्र में काजू खूब होता है। तो ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि जो कॉफ़ी है, जो कहवा है, इसकी सबसे पहले खेती कहाँ शुरू की गई थी? तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पे? कर्नाटक में, वहाँ पे शुरू की गई थी। ठीक है, कॉफ़ी की खेती। तो ये सब रोप के लगाए जाते हैं। ठीक है, ये बीज से नहीं होती। निम्न में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? ठीक है, दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि कैसा घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है ना, वरुण, बृहस्पति, शनि या अरुण। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा? यूरेनस। ये क्या आपका? नेपच्यून। ये है आपका जुपिटर। ये है सैटर्न। ये है सैटर्न। ठीक है, तो इसमें देखो कौन है? तो इससे सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुण। क्या हो जाएगा? अरुण। क्या हो जाएगा? अरुण हो जाएगा। ठीक है, अरुण हो जाएगा, क्योंकि दो ही ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, तो विपरीत चक्कर दो ही ग्रह तो लगाते हैं। एक है कौन सा? शुक्र, और एक कौन सा है? अरुण। ठीक है ना, एक है कौन सा? शुक्र, यानी कि जिसे हम लोग बोलेंगे विनस, और अरुण। ठीक है ना, तो जो शुक्र है, शुक्र, ठीक है, ये रोमन देवी, मतलब रोमन साम्राज्य, ठीक है ना, रोमन साम्राज्य की देवी विनस के नाम पे रखा गया था। विनस के नाम पे इसका नामकरण किया गया था शुक्र का। ठीक है, तो विपरीत चक्कर लगाते हैं ये,
कैसे, दक्षिणाव्रत। दक्षिणाव्रत मतलब हो गया क्लॉकवाइज, एक होता है वामाव्रत जो कि एंटी क्लॉकवाइज हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इधर सबसे कम घनत्व किस किस ग्रह का है, सबसे कम घनत्व किस ग्रह का, तो वो जाएगा शनि का। किसका हो जाएगा, शनि का। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति के हैं। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस ग्रह का है, तो वो बृहस्पति ग्रह का ही है, ठीक है। अगला देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी। ये लिखा पहली सामूहिक हड़ताल, रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह या चंपारण, इसमें से कौन है। तो सही क्या आना चाहिए, तो ये अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन था, ठीक है, क्या इसमें हो सकता है, या फिर रॉलेट एक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली, ये सामूहिक हड़ताल की बात कर रहा है, ठीक है ना, गांधी जी की नहीं, ये सामूहिक कह रहा है। तो सामूहिक में कौन सा था, रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो ये कब आया था, तो ये आया था मार्च 1919 में। इसे काला कानून, नो दलील नो वकील नो अपील वाला इसे कानून कहा गया। अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन होता है ये कब होता है, 1918 में होता है, ठीक है। तो इसमें गांधी जी पहली बार, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि गांधी जी पहली बार क्या किया था, तो हड़ताल किया था। तो गांधी जी ने पहली बार हड़ताल किस में किया था, अहमदाबाद वाले में किया था, ठीक है ना। इसके बाद में कौन सा हुआ, खेड़ा आंदोलन हुआ। ये भी कब हुआ, 1918 में ही हुआ था। 1918 कहाँ पे हुआ था, गुजरात। गुजरात में एक जिला है ना खेड़ा, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। ये चंपारण वाला कहाँ हुआ था, 1917। चलो ये तो बिहार में हुआ था, कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। तो भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था, चंपारण में किया था, 1917 में किया था, ठीक है, 1917 में किया था, ठीक। तो ये आपको ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बार सवाल पूछा है ना, गांधी जी ने पहली बार अपना सिर कब मुड़वाया, उसके बाद से हमेशा वो सिर मुड़वाते ही रहे, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए तो पहली बार खादी वस्त्र कब पहनना शुरू किया, तो ये ध्यान देना, ये डाटा एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये किस में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में एक डाटा इसमें लिखा हुआ है कि गांधी जी ने पहली बार सिर कब मुड़वाया, 1921 में। कब, 1921 में, ठीक है ना। क्या किया, सिर मुड़वाया, सिर मुड़वाया, ठीक है, और खादी वस्त्र पहनना शुरू किया। खादी वस्त्र मतलब धोती पहनना क्या किया, शुरू किया, ठीक है। खादी वस्त्र पहनना शुरू किया, धोती 1921 में इन्होंने सिर मुड़वा लिया। उसके बाद में ये सिर मुड़वाते ही रहे, फिर और उसके बाद में खादी वस्त्र, नहीं पहले ये कोट पैंट पहनते थे, है नहीं, बाद में इन्होंने धोती वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। स्थायी समिति, प्राक्कलन समिति, तदर्थ समिति या सार्वजनिक लेखा समिति। तो देखो इससे पहले हमने बात की थी, क्या बात की थी, प्राक्कलन समिति के बारे में हमने क्या किया था, बात किया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्राक्कलन समिति ही आंसर क्या होगा, सही होगा। ये लिखा है ना कि बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण, सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व किसका है। तो प्राक्कलन समिति देखती है कि बजट में किसी भी विभाग को किसी भी कार्य के लिए पैसा दिया जा रहा है वो सही है कि नहीं है, कितना दिया जाना है, कितना नहीं किया जाना है। तो निरीक्षण जो करता है वो प्राक्कलन समिति करती है, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति में ध्यान रखिएगा कि इसमें कितने, तो 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। और ये 30 क्या होंगे, सभी लोकसभा के सदस्य होंगे। ये सभी क्या होंगे, लोकसभा के सदस्य होते हैं और ये सबसे बड़ी समिति होती है, ठीक है ना। तो लोक लेखा समिति किसके जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है ना।
अगला है अमृता शेरगिल डैश डैश के क्षेत्र के मशहूर शख्सियत हैं, चित्रकला, नृत्य, संगीत या नाट्य। तो अमृता शेरगिल तो ये चित्रकला से संबंध रखती हैं। तो अमृता शेरगिल है, इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? हंगरी में। हंगरी की राजधानी क्या है? तो ये है बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट। वैसे इनका संबंध देखा जाए तो गोरखपुर वाले क्षेत्र से रहा है, ठीक है ना। और ये पूछ जाए कि इनका संबंध भारत में किस क्षेत्र से रहा है, तो गोरखपुर से रहा है। वैसे ये हंगरी में इनका क्या होता है? जन्म होता है, ठीक है। तो अमृता शेरगिल क्या एक चित्रकार है, बेहतर, ठीक है ना। अच्छा, ध्यान रखना कि सत्यम शिवम सुंदरम की पेंटिंग किसने बनाई थी? प्रसिद्ध पेंटिंग है, किसने बनाया था? तो सुना होगा, एक नाम है शिव नंदन नौटियाल, इन्होंने बनाया था, ठीक है, इन्होंने बनाया था। एक और पेंटकार हैं, वो है, उनका नाम है राजा रवि वर्मा। रवि वर्मा, ये केरल के हैं, ये बड़ी फेमस चित्रकार हैं, राजा रवि वर्मा, ठीक है। फिर है अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया था? भारत माता की पहली बार पेंटिंग बनाई थी। भारत माता की पेंटिंग सबसे पहले किसने बनाई थी? तो इन्होंने बनाया था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, ठीक है। तो ये भारतीय क्षेत्र की बात हो गई। वैसे तो वर्ल्ड में देखेंगे तो बहुत सारे चित्रकार आते ही आते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है? स्थायी सदन है लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा। वो कह रहा है कि संसद की बात कर रहा है। संसद में तो ये होता है राज्यसभा। कौन होता है? राज्यसभा। इसको हम लोग उच्च सदन या इसे अपर सदन कहते हैं, अपर सदन या फिर स्थायी सदन कहते हैं इसको, ठीक है। राज्यों में विधान परिषद होता है, ठीक है। विधान परिषद जो होता है वो राज्यों में क्या होगा? स्थायी सदन होता है। क्या होता है? स्थायी सदन होता है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, राज्यसभा। तो राज्यसभा में इस समय आप देखेंगे कि भाई राज्यसभा के इस समय सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। क्यों? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वही हमेशा राज्यसभा का सभापति भी बनता है, ठीक है। आत्महत्या की थैलियाँ नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? इन कोशिका का वो कौन सा अंग है जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स या साइटोप्लाज्म। तो सही आंसर क्या है आपका? लाइसोसोम, ठीक है। कौन सा आपका है? लाइसोसोम। अजी भाई कहाँ चला गया? देखिए कौन सा है? लाइसोसोम, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे प्रकार के एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, जो कहीं ना कहीं ये अगर ये लाइसोसोम की अगर जो थैली है अगर ये फट जाती है, ठीक है ना, तो ये सभी एंजाइम्स आपस में मिल जाते हैं और वो क्या करते हैं? एक जहर का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर देखिएगा, वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका न दिया जाए, क्या कहलाएगा? उधार लेने की क्षमता, संपत्ति, असुरक्षित ऋण या आनुषंगिक संविदा, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? आनुषंगिक संविदा। क्या बोलेंगे? आनुषंगिक संविदा कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। आगे ये लिखा है अंतःस्रावी ग्रंथियों से डैश डैश स्रावित होता है? प्लास्टिड्स, एंजाइम, ईस्ट या हार्मोन्स। तो सही आंसर क्या है भाई? हार्मोन्स ही स्रावित होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स देखो, जैसे हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन क्या है? हार्मोन से ही तो है इंसुलिन। इंसुलिन में ध्यान रखिएगा कि जिंक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिंक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। जैसे एंजाइम में या प्रोटीन में, देखो जैसे प्रोटीन में आपको नाइट्रोजन पाया जाता है,
ठीक है। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, वैसे इंसुलिन में जिंक पाया जाता है, ठीक है। अब देखो ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। ग्रंथियां ये 2 टाइप्स की हैं। एक कौन सी है आपकी अंतःस्रावी, एक होती है आपकी कौन सी बहिःस्रावी। बहिःस्रावी तो जो क्या करती है, जो ग्रंथि हार्मोन्स निकालती है वो अंतःस्रावी, जो ग्रंथि एंजाइम वो क्या निकाले, रस निकालते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहेंगे बहिःस्रावी, ठीक है। जबकि एक मिश्रित ग्रंथि है, मानव शरीर में एक क्या है आपकी मिश्रित ग्रंथि है जो कि एंजाइम हार्मोन्स सब निकालती है, वो कौन सी है, तो अग्नाशय। क्या है, अग्नाशय। कौन सी है, अग्नाशय, ठीक है। इन सबको ध्यान रखिएगा, अग्नाशय। तो हमारे भाई कुल कितने क्वेश्चन हो गए, कुल कितने हो गए, कुल 50 यहाँ से क्वेश्चन हो जाते हैं। कुल क्या होते हैं, 50 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, यानी आज हम लोग 50 क्वेश्चनों को देख लिया, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जितने भी हमने आरपीएफ वाले क्वेश्चन कराए हैं ना 50 क्वेश्चन, इन सबको आपको कंटिन्यू देख लेना है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आगे एग्जाम की रणनीति के लिए, ठीक है। तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।